Hello there, look who's back with new fresh brew content just for you guys. So today we're going to talk about taxes at the most basic and easy to understand level because I feel in our education system personal finance is a very crucial subject that we students are lacking upon because no matter whatever profession you pursue, managing your money is a very important skill that we students must know about. So before moving further, let us discuss why do we have to pay taxes. देखो, गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए पैसे लगते हैं और पैसे मांगने के लिए वो हमेशा मोटा भाई के पास तो नहीं जा सकती। वो आपसे लेती है। So the money you pay in taxes is used for dams, rafales, building sports complexes. I think you got the point. So Bro, आखिर में टैक्स भरना ही पड़ता है. so there's no point in discussing why do you have to pay taxes because if you are not paying taxes you have to go to jail. अरे आरबीआई के पास तो है ना नोट छापने की मशीन, तो उनको बोल ना नोट छापते रहे और करे अपने एक्सपेंसेस. Bro, you are right, but there's a thing called inflation. अगर गवर्नमेंट रैंडमली नोट छापना स्टार्ट कर दे तो हमारे पास जो पैसे हैं उनकी वैल्यू कम हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव 10 मैच बॉक्सेस फॉर ₹1 ईच एंड लेने वाले 100 हैं तो मैं ऑटोमेटिकली उनकी प्राइस बढ़ा दूंगा, राइट? गॉट इट. Alright. So there are different types of taxes like value-added taxes, GST. But the one we will talk about today is income tax, which, as the name suggests, is the tax that you pay on your annual income. एंड इनकम का मतलब सिर्फ आपकी सैलरी नहीं है. देयर माइट बी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ योर इनकम. सो इनकम फ्रॉम योर हाउस और प्रॉपर्टी. अगर आपने कोई जगह रेंट पे दी है उस पे आपको जो रेंट मिलता है वो हो गया आपकी रेंटल इनकम. फिर इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. अगर आपको कोई शॉप है या बिजनेस है उससे आपको जो पैसे मिलते हैं वो आपकी हो गई बिजनेस इनकम. एंड फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस. अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड या स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट किया है उस पर आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो हो गए आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस. इसमें जो नहीं आता है वो आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लाइक FDs. सो दिस आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ योर इनकम. So your sum of income from all these sources is not actually your taxable income because of three things: exemptions, deductions and rebates, जिनको यूज़ करके आप अपनी ओवरऑल टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं. बिकॉज आप जितना ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतना ही ज़्यादा आपको टैक्स भरना पड़ेगा. इतने पे कितना भरना पड़ेगा वो हम आगे देखने वाले हैं, बट पहले हम आपकी नेट टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले आता है एग्जेम्पशन. So exemptions are basically those part of your income on which tax will not be charged. For examples, house rent allowance, HRA, phone bill, travel allowance, food coupons, Sodexo coupons, etc. etc. Number 2, reductions. So if you have invested or saved your money in tax saving instruments, ELSS funds, PPF, national saving certificates, government bonds, तो अंडर सेक्शन 80C इस पे आपको टैक्स नहीं भरना. एंड यू कैन ऑल्सो क्लेम एजुकेशन लोन एंड हेल्थ लोन्स, मेडिकल लोन्स, जिस पे आपको टैक्स नहीं भरना अप टू 1.5 lakhs. और अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको 12,500 का माइनस हो जाता है. और वो देखेंगे हम कैसे. So basically your net taxable income is your total income minus tax deductions minus tax exemptions and your total rebate. So now that you have got your net taxable income, so let's see how can you calculate your tax to be paid on your net taxable income. So according to old tax regime, अगर आपकी इनकम 0 लाख से 2.5 लाख है तो आपको टैक्स नहीं भरना. और अगर आपकी इनकम 2.5 से 5 लाख के अंडर है तो आपको टैक्स 5% भरना पड़ेगा. 5 लाख से 10 लाख पे 20% एंड 10 लाख एंड अबव पे 30%, जिस पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. एंड देयर आर ऑल्सो सम सर चार्जेस. अगर आपकी सैलरी 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है तो आपको 10% सर चार्ज पे करना पड़ेगा. और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच है तो आपको 15% सरचार्ज पे करना पड़ेगा. अगर मेरी इनकम 11 लाख पर एनम है, सो 11 लाख इज अबव 10%, so 30% टैक्स. So 30% of 11 lakhs, that makes it
3,30,000 tax? No, you have to pay different tax rates for different amounts. Like 0 to 2.5 lakh तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना. For the next and 2.5 lakh से 5 lakh तक 5%, that is 12,500. And for the next 5 से 10 lakh, it is 20%, that makes it 1 lakh. And for the next 10 lakh and above, it is 30%, that is 30,000. So net tax is 1,42,000. जिस पे लगता है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, दैट इज सो आपका टोटल इनकम टैक्स आता है 1,48,000. जो नाउ फॉर क्विक रिकैप, लेट्स लुक एट अ एग्जांपल. सो अनन्या एक स्टार्ट कंपनी में काम करती है, तो और उसकी ग्रोस सैलरी है 6,60,000, जिस पे उसको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है. अगर वो एक घर रेंट पे ले रही है तो उस पे आपको उसको टैक्स नहीं भरना. तो HRA काट के हो जाएगा 60,000. एंड फिर स्टैंडर्ड डिडक्शंस जिस पे हो जाएगा 50,000. सो नेट सैलरी हो गई आपकी 5,50,000, जिस पे उसने एक मेडिकल इंश्योरेंस लिया है. मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरती है जो होगा 8,000. सो आपकी ग्रॉस इनकम बिफोर ELSS इन्वेस्टमेंट इज़ 5,48,000. अब आप अपने 43,000 एक ELS फंड में डाल दिया, सो योर नेट टैक्सेबल इनकम बिकम्स 4,99,000, विच इज़ बिलो 5 लाख. तो आपको रीबेट मिलेगा ऑफ 12,500. सो योर नेट tax after your deductions, exemption and rebate is 0. तो आपको टैक्स नहीं भरना. Now all that works if you are going by the old tax regime. और अगर आपकी एज 60 years से कम है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो अबव 60 जब आप हो जाओगे तो आपका टैक्स स्लैब चेंज हो जाता है. ये है 3 different tax slabs for 3 different age groups. Yeah, there's also a new tax regime with a little less tax rates as follows. People still like and go by the old tax regime because in the new tax regime you can't claim deductions anymore. So subscribe to Adron. I guess there will be more videos coming on wide range of topics like NFT, mutual funds, crypto, black holes, dark matter, or maybe mosquitoes. Who knows, yeah. So this is Adron signing off.